Hello students, how are you? Myself Obi Croy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So here I am present again to discuss about the definite integral part because the indefinite integral part is completed yesterday. Okay, so from today onwards we will discuss the definite integral part for class 12. Okay. For the CBSE, ICSE and state board, whatever the board it is, just you need to solve and you need to know what is definite integral and how can you solve the different definite integral questions. Okay. So at first you need to know what is the basic difference between indefinite integral and the definite integral. इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, जैसे ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, एक फंक्शन ऐसा है, ठीक है। डेफिनिट इंडेफिनिट में क्या होता है, ये फंक्शन शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां पर होगा वो पता नहीं है मुझे। वी डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन विल बी गोइंग ऑन अप टू द इंफिनिटी पार्ट। ओके, ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, खत्म ही नहीं होगा, चलते ही जाओगे चलते ही जाओगे चलते ही जाओगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल मींस कोई भी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक। बट डेफिनिट में क्या होता है, डेफिनिट में होता है कि कार जो है ना, ये जो ऐसा 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 ये कार कहां से शुरू होगा और कहां पर जाके खत्म होगा वो एग्जैक्टली दिया जाएगा आपको। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में सिर्फ आपको रास्ता पता है, बट ये शुरू कहां से हुआ है, खत्म कहां पर होगा वो आपको पता नहीं है। यू डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पाथ। ये तो पाथ है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से तो क्या मिलता है, जैसे किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज मिलेगा। दैट मींस ये रास्ता कैसे कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या फिर वेरिएशन, एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज से फिर से अगर मुझे कार के ऊपर बैक करना है तो हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। सो दैट मीन जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करके जो आंसर निकल रहा है वो एक्चुअली एक कार्व का इक्वेशन है कि नहीं। सो दैट मीन ये जो कार्व है ना, ये कार्व है, कार्व मतलब पाथ, रास्ता, रोड, कोई भी रोड आप ले सकते हैं। दैट मीन्स उस रोड का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट विल नॉट बी गिवन, बट इन द डेफिनिट इंटीग्रल पाथ ही तो है, इंटीग्रेशन मींस पाथ ही निकल रहा है, बट वी नो द एंडिंग पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल। एंड इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेफिनिट इंटीग्रल एंड द इनडेफिनिट इंटीग्रल। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स बोला जाएगा आप इस पॉइंट से शुरू करिए, आप इस पॉइंट में जाके खत्म करिए, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, यहां पर कुछ कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। तो अगर आप उस कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस के ऊपर ही क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, नहीं, आपका मर्जी, आप वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक्स एक्सिस के ऊपर करना ही हम लोग को इजी लगता है, यूजफुल होता है, लेकिन इसलिए हम लोग हर टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर वाई एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो पिक्चर को जो है ना ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और सोच लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये एक्स इक्वल्स टू ए है और ये जो पॉइंट है ये एक्स इक्वल्स टू बी है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हो जाता है, एक देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक क्लोज्ड सरफेस बन रहा है नहीं, ये जो रास्ता है रोड है, ठीक है ना। अब ये रोड कितना एरिया कवर कर रहा है, अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे क्लोज्ड सरफेस चाहिए, है कि नहीं। और क्लोज्ड सरफेस निकालने के लिए
मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, तभी जाके क्लोज्ड सरफेस बनेगा, है कि नहीं? तो अगर यहां पर नॉर्मल इंटीग्रेशन होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ एक्स डीएक्स। ओके। अब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पता हो गया, दैट मीन्स आपको कैसे लिखना है? ये है स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज योर एंडिंग पॉइंट। ठीक है। तो ये जो है ना, इसका और एक मतलब होता है एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि आप पिक्चर में साफ साफ देख रहे हैं जब आप ए टू बी इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या होता है? एक्स का हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स के एक एक वैल्यू मिलेगा। वो सब वैल्यू अगर आप प्लस करेंगे तो क्या होगा? एक छोटा छोटा पीस करके अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये सब वैल्यूज मिलके एक एरिया फॉर्म करेगा, है कि नहीं? है। सो दैट मीन्स ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस, यहां पर ये क्लोज्ड सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, क्लोज्ड सरफेस। सो किसी भी फंक्शन का ये तो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ठीक है नहीं? तो ये जो एफ एक्स है, ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये पाथ कितना एरिया कवर करके खड़ा है, अगर वो आप निकालना चाह रहे हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्टली यू आर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। But importantly, you need to know that which type of integration should be used here, indefinite or definite? Obviously, definite. Because in the definite integral, only in the definite integral, we have the starting point and the ending point as well. If you don't know the starting and the ending point, then how could you get the closed surface? So, कोई भी closed surface पाने के लिए एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों आपको पता है, और ये दोनों पॉइंट से अगर आप मिट्टी मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एक क्लोज्ड सरफेस बन जाता है। ठीक है। ये क्लोज्ड सरफेस का एरिया निकालने के लिए एक्चुअली डेफिनिट इंटीग्रल का यूज होता है, ठीक है? मतलब कोई भी क्लोज्ड सरफेस का एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप डेफिनिट इंटीग्रल यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर ये कैसे होता है? जैसे नॉर्मल आप अगर यहां पर एफ एक्स डी एक्स इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा 5x। तो अगर यहां पर 5x आंसर मिले, ठीक है, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, ठीक है? तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को कैसे संभालना है आपको? 5x तो आंसर मिला है कि नहीं, ए टू बी। तो इसको लिखते कैसे हैं? पहले आपको अपर लिमिट का वैल्यू बिठाना है एक्स के जगह, ये तो सब एक्स के ही वैल्यू है ना, जो ए बी ये सब एक्स के ही वैल्यूज है, तो एक्स के जगह ही तो बिठाओगे। तो 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, ये होता है फाइनल डेफिनिट इंटीग्रल का आंसर, ठीक है? सो दैट मीन्स 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए करने से आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, इसका मतलब क्लोज सरफेस का एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके। नाउ सो दैट मीन्स डेफिनिट इंटीग्रल मतलब क्या है? तो यहां पर अगर आप एग्जांपल एक अगर सोचे, यहां पर एग्जांपल अगर आप एक यहां पर सोचे, एक एग्जांपल कर लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है? आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, जैसे एग्जांपल एक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 10 इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
ठीक है। आपको लिमिट दिया गया 2 to 3। तो आप सोच लीजिए कि ये लिमिट नहीं है, आप लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे आप ये? ऑब्वियसली यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। ये देखो tan इनवर्स x है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को z लेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz। बस बिठाओ तो ऊपर क्या आएगा, e टू दी पावर z और इधर dz, और यहां पर क्या आएगा 2 to 3। ठीक है। तो e टू दी पावर z का इंटीग्रेशन e टू दी पावर क्या होता है, z ही होता है। तो z मतलब, अच्छा लिख लो e टू दी पावर z, प्लस से यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है। इनडेफिनिट इंटीग्रल अगर होता तो प्लस सी यूज होता। डेफिनिट इंटीग्रल में आंसर जो है वो डेफिनिट ही आपको पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनडायरेक्टली यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड बाउंडेड कर्व एंड एरिया शुड विल बी व्हाट, फिक्स्ड एंड इज नोन आल्सो। एरिया तो कभी भी एजम्पशन के ऊपर तो नहीं होता है, एरिया आपको निकालना पड़ता है, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू ही रहेगा। सो e टू दी पावर z, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्चुअली 2 और 3, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये एक्चुअली वैल्यू किसका है बोलो तो मुझे, ये वैल्यू तो x का है। x तो यहां पर है ही, क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों ने z सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो z की जगह आपको जो बिठाना है पहले से आपको वही बिठाना है। देखो 2 to 3 हो गया, जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं। बस अब e टू दी पावर tan इनवर्स, अपर लिमिट बिठाइए पहले, x की जगह क्या आएगा, पहले 3 हो गया, e टू दी पावर tan इनवर्स 3 माइनस e टू दी पावर tan इनवर्स 2। बस हो गया आंसर, इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ, एक बार x के जगह 3 बिठा के आंसर आएगा, माइनस x के जगह एक बार 2 बिठा के आंसर आएगा। ओके, क्लियर, ठीक है। नॉर्मली कैलकुलेशन जैसे आप लोगों ने इंडिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व किया है ना, वही आप सॉल्व करेंगे। लास्ट लाइन में जाके ऐसा एक पार्ट आएगा, ठीक है, एकदम इजी, एकदम इजी थिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, कोई भी बोर्ड होता है 6 मार्क का क्वेश्चन श्योर आएगा इस पार्ट से। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज, 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज यूज करके आपको डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये 6 मार्क का स्टैंडर्ड ये सब क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है। और इस बार आपके सिलेबस से आई थिंक लिमिट सम प्रॉपर्टी इट इज डिडक्टेड, एंड इफ यू हैड आई थिंक इफ यू this limit some property, okay, if it would be discussed, then it will be better for you, because for getting the idea of the area of any closed bounded curve, this limit sum property should have been discussed first, because it is the basic structure of the definite integral. That means how can you find the area of any closed bounded part by using definite integral? Then this limit sum property should have been discussed, but unfortunately this part is deducted from its syllabus because of this pandemic situation. Okay, so but we will discuss this limit sum property. 1 or 2 questions will be solved, because this part is very important for the entrance exam also. Take this concept is very important actually, no, this limit sum concept is very important. Okay, now तो ये है आपका, तो हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है आप P1 ऐसे लिखिए, P1 क्या है, पहला प्रॉपर्टी बोला गया कि a टू b fx dx अगर है, a टू b fx dx अगर है, a और बीच
कि मिडिल में अगर कोई भी पॉइंट में एजम्पशन करूं C, तब क्या होता है, इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस c to b fx dx ऐसा हो जाता है। अगर आप फिगर ड्रॉ करें, जैसे ये A है, ठीक है, और ये पॉइंट B है, ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन a to b fx dx आप लिख रहे हैं, a to b fx dx। अब बोला गया कि मिडिल मतलब a और b के बीच में, एकदम मिडिल नहीं भी हो सकता है। सो C एक पॉइंट है, x ये है, ये C पॉइंट है। तो यहां पर ये जो टोटल क्लोज्ड सरफेस है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, देखो तो एक होता है a to c फिर C to b, है कि नहीं। तो यही चीज आपको बोला जा रहा है कि अगर A और B के बीच अगर कोई भी एक थर्ड पॉइंट C हो, तो C पार्ट में क्या होता है, फंक्शन जो है ना, ये क्लोज्ड सरफेस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है a to c fx dx, दूसरा होता है c to b fx dx, ठीक है। a to c fx dx फिर c to b fx dx, दो पार्ट में करेंगे, कर सकते हैं आप, यू कैन डू इट, ओके। सो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। यही फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल भी होता है और थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है, ठीक। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉड्यूलस फंक्शन जानना। मॉड्यूलस फंक्शन हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, फंक्शन चैप्टर में हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है। मॉड एक्स ऐसे डिनोट किया जाता है। मॉड एक्स से दो पार्ट निकलता है, एक है प्लस एक्स, दूसरा होता है माइनस एक्स, एक जीरो भी निकलता है। प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। जीरो कब होता है, जब इक्वल्स टू जीरो होता है। और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन जीरो होता है। ये तीन केस मॉड फंक्शन से मिलता है हम लोगों को, लेकिन अगर आप लोग फिगर यहां पर ड्रॉ करना चाहें तो मॉड एक्स का फिगर क्या होता है। अब यहां पर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पुट करिए, 1 2 3 4 5, तब देखिएगा 1 पुट करने से आंसर क्या आएगा, मॉड एक्स का +1, तो दैट मीन्स 0.1,1। एक्स का वैल्यू 2 अगर पुट करें तो यहां पर एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, +x, दैट मीन्स +2, 2,2। एक्स का वैल्यू भी 2, एफ एक्स का वैल्यू भी 2 आ रहा है, 2,2, 3,3, 4,4, ऐसे चलता ही रहेगा। अगर ये पुट करें, एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो पुट करें, दैट मीन्स -1। अब एक्स के जगह यहां पर -1 पुट करिए, सामने एक माइनस है, अंदर एक -1, माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा। दैट मीन्स पॉइंट यहां पर क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 1, दैट मीन्स -1,1। ऐसे ही -2,2, -3,3, -4,4 चलता ही रहेगा। एक्स का वैल्यू अगर 0 हो तो वाई का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 0 भी एक पॉइंट है। तो अगर मैं यहां पर सब पॉइंट्स ज्वाइन करूं, एक भी शेप मिलता है, इसको मॉड एक्स फिगर बोला जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहां पर ये मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स के सामने अगर एक -x है तो अब जो है ना ये फिगर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये y इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स तो यहां पर तो ऊपर होना चाहिए, बट सामने माइनस होने से क्या होता है, y का वैल्यू माइनस नेगेटिव आ रहा है, यहां पर प्लस साइन था, y का वैल्यू एफ एक्स मतलब क्या है, y है ना, तो y का वैल्यू प्लस आ रहा है, तो y का वैल्यू प्लस ऊपर की तरफ होता है ना। तो अब पूरा मॉड एक्स के सामने माइनस साइन है, दैट मीन्स क्या, y का जितना सारा वैल्यू मिलेगा सब नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसलिए बी शेप जो है वो नीचे आएगा, है कि नहीं। तो ये है मॉड एक्स का बेसिक फिगर, ठीक। अगर आपको बोला जाए
ये तो मेन डेफिनेशन। अगर आपको बोला जाए y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, ठीक, ये क्या होगा? तो मॉड x माइनस 1 से देखो क्या क्या केस मिलता है। एक होता है प्लस x माइनस 1, दूसरा होता है माइनस x माइनस 1, जस्ट लाइक दैट। एक प्लस का मिलेगा, दूसरा माइनस का मिलेगा। ठीक है, तो ये केस कब होता है? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होता है। ये केस कब होता है? जब x माइनस 1 लेस देन 0 होता है। देखो कंपेयर करो, माइनस कब होता है? जब x लेस देन 0। प्लस कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0। ये x मॉड के अंदर x है ना, इसलिए हम लोगों ने x को कंसीडर किया है। देखो अब मॉड के अंदर तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहां से अगर तो x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1 और x इक्वल्स टू 1 हो गया तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है ये फिगर कैसे होगा? ये तो मॉड मतलब आपने तोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर बोलो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन आपने लिखा है, यहां पर x का वैल्यू क्या है? फैक्टर क्या है यहां पर? x माइनस 1 है कि नहीं? तो x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x का वैल्यू क्या होगा? 1। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स क्या है? x इक्वल्स टू 1। तो और प्लस साइन है, मॉड के बाहर तो प्लस साइन है, दैट मीन्स ये तो श्योर है ऊपर की तरफ भी होगा, ऊपर के साइड भी होगा। इट इज कंफर्म्ड, ओके, बिकॉज द प्लस साइन इज गिवन, ओके। सो ऊपर की तरफ तो भी होगा, ये तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर, बट पोजीशन थोड़ा बहुत यहां पर चेंज होगा। जैसे ये जो फिगर है ना, ये यहां पर x का वैल्यू क्या था? यहां पर फैक्टर क्या है बोलो तो? x माइनस 0 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 0 है, इसलिए 0 पॉइंट से v शेप ऊपर की तरफ चला गया, 0 पॉइंट से। यहां पर तो x का वैल्यू क्या है? यहां पर तो x का वैल्यू 1 है, तो v शेप जो है वो कहां से ऊपर जाएगा बोलो तो? बोलो तो यहां पर सपोज 1 है, ये 1,0 पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, तो ये जो फिगर है ना, x का वैल्यू यहां पर 1 आ रहा है और v शेप ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो बस आपको सिर्फ x इक्वल्स टू 1 पॉइंट से डायरेक्ट v शेप ड्रॉ कर देना है, और यही होता है मॉड x माइनस 1 का फिगर। ठीक, सिमिलरली अगर यहां पर ये आपने लिख लिया है, थर्ड नंबर लीजिए, थर्ड। अगर यहां पर प्लस 1 होता तो यहां पर क्या होता? प्लस ए, ठीक है, तो ये क्या होता? x ग्रेटर देन माइनस 1 होता, x लेस देन माइनस 1 होता है कि नहीं? तो ये होता है डेफिनेशन। ये 0 होता तब जब x इक्वल्स टू माइनस 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है कि नहीं? और सामने क्या साइन है? प्लस साइन है, तो ऊपर की तरफ भी होगा, ये तो कंफर्म है। बट x का पोजीशन थोड़ा यहां पर चेंज हो गया। इसमें x का वैल्यू ये जो है ना पॉइंट, इसमें x इक्वल्स टू 1 था, अब x इक्वल्स टू यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये माइनस 1,0 होगा, और इस पॉइंट से ही v शेप ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ठीक है, हो गया। तो ऐसे ही आपको मॉड फंक्शन का फिगर आपको ड्रॉ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। मैंने एक लेक्चर तो अपलोड किया था पहले, वो उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग थोड़ा उस लेक्चर को एकदम देख लेना। एकदम इलेबोरेट डिस्कशन मैंने मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर किया है, ठीक है? ठीक है। सो अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हर एक फिगर में आप देखो, ये जो वी शेप ड्रॉ कर रहे हैं ना, वी शेप, ये तो कार भी है कि नहीं? तो अगर यहां पर सपोज एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट दिया जाए, सपोज ये कार है ना, तो सपोज यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर दिया गया, एंडिंग पॉइंट यहां पर दिया गया, यहां से आप एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एरिया किसका मिलेगा? ये जो है ना, ये पोर्शन का एरिया, ये है कि नहीं? तो ये जो एरिया है, देखो तो बीच में किसी भी पॉइंट में क्या ब्रेक हुआ है? इस पॉइंट में, तो इस पार्ट का एरिया अलग, इस पार्ट का एरिया अलग, है कि नहीं? बीच में x इक्वल्स टू 1 आ गया है, ठीक है? क्योंकि पूरा एक साथ तो एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आके तो y का वैल्यू तो 0 हो गया ना, x एक्सिस के ऊपर आ गया ना, तो y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना x एक्सिस के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है, इसमें आके पहला जो फिगर है ये खत्म, यहां से सेकंड फिगर शुरू हो रहा है। सो दैट मीन्स ये जो लिमिट है, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा, ये क्या डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे? देखो तो ये पॉइंट सपोज कुछ दिया जाएगा, है, ये पॉइंट भी आपको दिया जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट पार्ट, यहां से लेके यहां तक सेकंड पार्ट, है कि नहीं? ऐसा होगा। चलो क्या एग्जांपल कर लेते हैं, लिखो एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, evaluate integration -5 to 5 mod x minus 2 -5 to 5 mod x minus 2 dx। इसका आप आंसर निकालेंगे। मॉड के अंदर क्या है? x माइनस 2, x का वैल्यू क्या होगा? यहां पर 2 होगा। सो दैट मीन्स ये b जो है कहां से शुरू होगा? x इक्वल टू 2 से शुरू होगा, है? दैट मीन्स इस चीज का फिगर अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो कैसे होगा? ये देखो, x का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स यहां पर होगा 2,0 पॉइंट सपोज। यहां से एक सीधा आपको v ड्रॉ कर देना है, क्योंकि प्लस साइन है, ऊपर की तरफ ही v होगा, ठीक है? अब बोला गया एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? -5 सपोज यहां पर ले लो, ठीक है ना? तो यहां से अगर आप ये ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू ये +5, दैट मीन्स ये पॉइंट x इक्वल्स टू +5। तो अगर आप यहां पर इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, -5 to 5 निकाल रहे हैं, ठीक है? बट यहां पर प्रॉब्लम ये आ गया, -5 से जाते जाते बीच में एक पॉइंट आ गया 2,0। सो दैट मीन्स आप जंप करके नहीं जा सकते हैं, आपको थ्रो 2,0 जाना पड़ेगा। तो -5 to 2, 2 to 5 ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर यहां पर f(x) इक्वल्स टू क्या दिया गया? mod ऑफ x माइनस 2, तो यहां से 2 केस मिलेगा, है? यहां से कितना केस मिलेगा? मतलब एग्जैक्टली 3 केस। क्या क्या? +x माइनस 2 कब? जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होता है। माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा कब? x माइनस 2 जब लेस देन 0 होगा। और ये आंसर 0 होगा जब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, है कि नहीं? सो ये 3 केस। तो ये यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 और x इक्वल्स टू 2। ये 3 केस आपका है, ठीक है? तो देखो, तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, बीच में ब्रेकिंग पॉइंट क्या है?
2,0। दैट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है अपर लिमिट और लोअर लिमिट बीच में ब्रेक हो गया है, किस पॉइंट में, x इक्वल्स टू 2 में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को भी आपको ब्रेक करना है। -5 से जाएंगे 2 तक, पहले जाएंगे mod x माइनस 2 dx प्लस 2 से लेके 5 तक जाएंगे, क्योंकि आप -5 से 5 तक डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है -5 से 2 तक है कि नहीं, दैट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है ये बीच में जो वैल्यूज होगा वो सब 2 से छोटा होगा। -5 से लेके 2 कहां तक, ये देखो -5 से लेके 2, दैट मीन्स ये जो है ना, ये जो यहां पर जितना सारा x का वैल्यूज होगा सब क्या होगा, 2 से छोटा होगा या फिर ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा, x का वैल्यू 2 से छोटा। तो ये तीनों केस में मुझे बताओ x का वैल्यू 2 से छोटा कौन सा केस है। तो जब x का वैल्यू 2 से छोटा होता है तब आंसर क्या होता है, माइनस ऑफ x माइनस 2। दैट मीन्स ये मॉड हटा के आपको माइनस ऑफ x माइनस 2 dx लिखना है। सेकेंड पार्ट है 2 to 5, मतलब 2 से लेके 5 तक, तब 2 से ग्रेटर ही होगा। 2 से बढ़ रहा है वैल्यू, देखो 2 से बढ़ रहा है 5 तक जा रहे हो, तो 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर कौन सा केस होता है, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर, ये तो 2 से ग्रेटर होने से आंसर क्या होना चाहिए, प्लस ऑफ x माइनस 2 dx। बस हो गया। अब तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये अगर मैं -x² 2 माइनस माइनस प्लस 2x -5 to 2 प्लस x² 2 माइनस 2x 2 to 5। ठीक है, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको बिठाना है। हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको बिठाना है। कैसे बिठाते हैं, पहले अपर लिमिट बिठाएंगे फिर लोअर लिमिट बिठाएंगे। तो अपर लिमिट बिठाने से -2² 2 प्लस 4 माइनस -5 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -5। ये तो पहले क्या गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 2 बिठाया x की जगह, बीच में माइनस, फिर -5 बिठाया x की जगह, फिर प्लस, बीच में प्लस, फिर से ये 5² 2 -10 माइनस 2² 2 -4। तो बस हो गया। तो ये काटेंगे, -2 प्लस 4 दैट मीन्स 2 -25/2 और इधर -10 प्लस 25/2 -10 -2 माइनस प्लस 4 2। ये अगर मैं कैलकुलेशन करूं क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 25/2 माइनस प्लस 10 प्लस 25/2 -10 माइनस इधर प्लस 4 हो जाएगा, है नहीं। तो ये +10 -10 तो कैंसिल हो जाएगा, है नहीं। और ये 4 + 2 6 और इधर 25/2 25/2 तो 50/2 दैट मीन्स 6 + 25 31। आंसर मिल गया डेफिनेट इंटीग्रल का। और डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके आप इनडायरेक्टली एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड बाउंडेड पार्ट निकाल रहे हैं। तो यूनिट आपको स्क्वायर यूनिट ऐसे लिखना है, 31 स्क्वायर यूनिट। अगर नहीं लिखेंगे मार्क कट जाएगा। ओ यहां पर एक -2 है ना, ये -2 है ना यहां पर, तो ये -2 + 2 कैंसिल, दैट मीन्स ये 4 होगा, है नहीं। तो ये 4 है, दैट मीन्स 29 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
फिर और एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे, सेम पैटर्न का ही। ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एंट्रेंस के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बोर्ड में एकदम मॉड्यूलस फंक्शन जो दिया जाएगा ना, एकदम इजी तरीके से इस टाइप का दिया जाएगा, और एंट्रेंस में मॉड्यूलस फंक्शन जो है थोड़ा इधर उधर करके दिया जाएगा, बस डिफरेंस यही होगा। बस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 mod 5x minus 3 dx। लो, अब मॉड के अंदर 5x minus 3 आ गया, तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस पार्ट, एंड द लिमिट इज 0 to 1। सबसे पहले तो यहां पर आपको ये सोचना है कि यहां पर ये mod 5x minus 3 इसका वैल्यू प्लस 5x माइनस 3 आएगा। कब? जब 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो। माइनस ऑफ 5x माइनस 3 आंसर आएगा जब 5x माइनस 3 लेस देन 0 हो। 0 आएगा आंसर जब 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो। तब आप इसको जो है ना x सोचिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉड x। मॉड x मतलब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, प्लस x माइनस x 0। अब यहां से x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/5, यहां से x का वैल्यू लेस देन 3/5, और यहां से x का वैल्यू इक्वल्स टू 3/5। तीन केस यहां पर बन रहा है। दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू क्या है, यहां पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू होगा 3/5। x का वैल्यू 3/5 है, इसलिए तो यहां पर 3/5 से छोटा, 3/5 से बड़ा, 3/5 के साथ इक्वल, तीन केस मिल गया। तो दैट मीन्स ये जो भी शेप होगा ये के ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि यहां पर तो प्लस साइन ही है, सामने तो प्लस साइन ही है, ऊपर की तरफ ही होगा। ये भी कहां से उठेगा, भी कहां से उठेगा, x इक्वल्स टू 3/5 से। दैट मीन्स अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें 3/5 मतलब x का वैल्यू 3/5 मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये होगा 3/5 पॉइंट, सपोज ले लो 3/5, 0। तो यहां से ही आपका भी शेप, और यहां पर लिमिट क्या है, ये होता है 0, ये x इक्वल्स टू 0 जो ओरिजिन होता है, और 0 to 1 सपोज ये है, तो ये जो पॉइंट है ना ये x इक्वल्स टू 1 है। सो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, बीच में कौन आ गया, x इक्वल्स टू 3/5। सो इंटीग्रेशन यहां पर ब्रेक होके कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा, 0 to 3/5, 3/5 to 1, है कि नहीं? बस तोड़ दो, 0 to 3/5 mod 5x minus 3 प्लस 3/5 to 1 mod 5x minus 3 dx। हो गया? ठीक है, तो 0 to 3/5 मतलब 0 3/5 के बीच जो वैल्यूज हैं वो सब वैल्यूज आई थिंक 3/5 से छोटा ही होगा। तो 3/5 से छोटा केस कौन सा है, क्या होगा वैल्यू, माइनस ऑफ 5x minus 3, मतलब मॉड की जगह आपको ये लिखना है dx 0 to 3/5 प्लस ये वाला केस तो आई थिंक 3/5 से ग्रेटर केस होगा, तो ग्रेटर केस होने से प्लस 5x minus 3 dx हो गया। तो बस अब आपको तो नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। देखो 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 into x²/2, सामने माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस 3x होगा, 0 to 3/5। पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब तो थोड़ा सिंपली मतलब धराधर इंटीग्रेशन करना है। 5 into x²/2 माइनस 3x, ये 3/5 to 1। अब लिमिट बिठा दो, बस हो मिल जाएगा फाइनल आंसर।
लिमिट बिठा दो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो निकाल लो आंसर उसका। तो सब देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। यहां पर भी देखो ब्रेक हुआ था ना, ए टू सी बीच में आ गया था, है? ये सब प्रॉपर्टी 1 का क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करूं, क्या आएगा, कर लो कैलकुलेशन इसमें, और क्या सोचना है। -5/2 3/5 होल स्क्वायर प्लस 3 × 3/5 और माइनस ये 0 है, x के जगह 0 पुट करना, तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा। प्लस 5/2 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, सॉरी ये 1 होगा, अपर लिमिट है ना पहले, 1 माइनस 3 × 1 3, फिर माइनस 5/2 3/5 होल स्क्वायर माइनस 3 × 3/5। ठीक है, कैलकुलेशन करो, देखो कितना आ रहा है आंसर। 13/10 कैलकुलेशन करो, देखो 13/10 आएगा आंसर, स्क्वायर यूनिट। ये जितना सारा हम लोगों ने लिखा है सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिए कि ये जो साइड में हम लोगों ने लिखा है ना मॉड का, ये जो सब लिखना पड़ेगा आपको, ये सब मतलब क्वेश्चन का ही पार्ट है। सो जो बोर्ड लेवल में इसी पैटर्न का क्वेश्चन ही आएगा, कोई भी बोर्ड हो इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक लेवल का एक कर लेते हैं आज। ठीक है, हो गया ना, ये पॉज करो और लिख लो। कोसाइन फंक्शन, मुझे बोलो तो कोसाइन फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन सा क्वाड्रेंट में जो है नेगेटिव होता है। कोसाइन फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। बीच का जितना सारा यहां पर क्वाड्रेंट है वो सब में नेगेटिव होता है। तो यहां पर आपको लिमिट दिया गया 0 to π। तो मुझे बोलो कॉस फंक्शन जो है वो फर्स्ट 0 to π मतलब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट, ये देखो 0 to π, ये है 0। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। तो यहां पर कोसाइन फंक्शन है, तो यहां पर ऐसा लिखो, ये जो mod x है ना, ये प्लस cos x होगा माइनस cos x होगा, कब, प्लस cos x दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेके ये जो है ना ये π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलना है तो मुझे कहां तक रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे रहना है। So that means 0 less than x less than π/2। क्लियर। अब मॉड ये वैल्यू माइनस नेगेटिव cos x आ रहा है, नेगेटिव cos x आ रहा है, तो नेगेटिव cos x का वैल्यू नेगेटिव, मॉड के बाहर आप नेगेटिव ला रहे हैं, दैट मीन्स यहां पर कोसाइन फंक्शन का आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कौन से पार्ट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब π/2 से लेके π। ये निगेटिव वाला जो पार्ट है कौन सा क्वाड्रेंट के लिए एक्सेप्टेबल है, ये π/2 लेस देन x लेस देन π। दैट मीन्स यहां पर जो 0 to π है उसको मुझे तोड़ना है π/2, mod cos x dx, फिर π/2 से π, mod cos x तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली cos का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, प्लस cos x आप दिखाओगे, और इधर π/2 से π दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली निगेटिव का ही कुछ वैल्यू आएगा cos x का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस, या प्लस माइनस माइनस कर दो, cos x का sin x होगा और यहां पर π/2 से π, बस सब बिठाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में माइनस साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 माइनस साइन 0 मतलब 0 माइनस साइन पाई का वैल्यू 0 और इधर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट मीन्स 2 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि साइन पाई का वैल्यू पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है ना, तो माइनस 1 सामने एक माइनस 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 प्लस 1 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग यही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा अपर लेवल में जाएंगे। क्वाड्रेटिक मॉड के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक फॉर्म हो, कैसे सॉल्व करना है, ये सब क्वेश्चंस करेंगे एज द रेफरेंस क्वेश्चंस। और बोर्ड लेवल में इस टाइप का ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आज हम लोगों ने किया है। ठीक है। और ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चंस है। डेफिनेट इंटीग्रल बुक खोलो, देखना कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये सब क्वेश्चंस मिलेगा एनसीईआरटी। ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय एंड जय हिंद। एंड इफ यू like my videos, then please subscribe, like and share my channel. Thank you very much for joining my classes. Bye. Jai Hind.